हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA। देखिए, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ टू फेज सिंप्लेक्स मेथड। प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या देखा, सिंप्लेक्स मेथड देखा और बीगम मेथड के एग्जांपल्स देखे। आज हम देखने जा रहे हैं टू फेज सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करके एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए टू फेज सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है। तो देखिए, ये जो मेथड होता है यहाँ पे टू टाइप के ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं। पहला वाला होता है मिनिमाइजेशन टाइप और दूसरा वाला होता है मैक्सिमाइजेशन टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हम एग्जांपल देखने वाले हैं मिनिमाइजेशन टाइप का, मिनिमाइजेशन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो देखिए, जो एग्जांपल होते हैं ना, वहाँ पे तीन अलग अलग टाइप के कंस्टेंट होते हैं। पहला वाला कंस्टेंट कौन सा होता है आपका, ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप का कंस्टेंट होता है, या फिर इक्वल टू टाइप का कंस्टेंट रहेगा, या फिर वहाँ पे रहेगा लेस देन और इक्वल टू टाइप का कंस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू टाइप और लेस देन और इक्वल टू टाइप, ऐसे तीन तरीके के वहाँ पे कंस्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम्पल में। तो देखिए क्या होता है, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप के कंस्टेंट अगर है एग्जाम्पल में, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट स्लैक वेरिएबल एंड ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है, अगर आपके पास ग्रेटर दैन और इक्वल टू टाइप का कंस्टेंट है तो आपको सब्सट्रैक्ट करना है स्लैक वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करने हैं। सेकंड टाइप के कंस्टेंट देखिए, लेस दैन और इक्वल टू टाइप के अगर कंस्टेंट है तो आपको वहाँ पे क्या करना है, ऐड स्लैक वेरिएबल, वहाँ पे आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड नहीं करने हैं। ठीक है, और थर्ड टाइप के जो कंस्टेंट होते हैं, कौन से टाइप के होते हैं, वो इक्वल टू टाइप के कंस्टेंट होते हैं। अगर इक्वल टू टाइप के कंस्टेंट आपके एग्जाम्पल में आते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने हैं, वहाँ पे आपको स्लैक वेरिएबल सब्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे तीन टाइप के कंस्टेंट रहेंगे। ठीक है, आगे ध्यान में क्या बोला मैंने, देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप के कंस्टेंट है तो वहाँ पे आपको करना है स्लैक वेरिएबल्स को सब्सट्रैक्ट और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना है। ठीक है, सेकंड टाइप का कंस्टेंट रहेगा आपके पास इक्वल टू टाइप का, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना है, वहाँ पे आपको सरप्लस वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड टाइप का कंस्टेंट रहते हैं लेस देन और इक्वल टू टाइप का, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करना है। ठीक है, वहाँ पे आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, ये जो अपना मेथड रहेगा, कौन सा मेथड, अपना टू फेज मेथड। देखिए, सिंप्लेक्स मेथड हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या होता है टू फेज मेथड और सिंप्लेक्स मेथड में। सिंप्लेक्स मेथड में हम क्या करते हैं, जो स्लैक वेरिएबल्स होते हैं उनको एक एक करके हम सॉल्यूशन से रिमूव करते हैं। ठीक है, और टू फेज मेथड में क्या होता है, हम एक एक करके यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करते हैं। यही मेजर डिफरेंस होता है सिंप्लेक्स मेथड और टू फेज मेथड में। तो देखिए, ये यहाँ पे जो एग्जांपल होते हैं ना, वो अलग अलग दो फेजेस में अपने को सॉल्व करना रहता है। दो फेजेस होते हैं यहाँ पे, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। अभी देखिए, फेज़ 1 में क्या होता है, सिंप्लेक्स मेथड विथ रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे हमें क्या लेना है, रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेना है। तो रिवाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है, और जो रिवाइज फंक्शन रहेगा आपको उसको लेके फिर हमें यहाँ पे इनिशियल टेबल और अपना इटरेशन 1 इटरेशन 2 के टेबल हमें यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ फेज 1 चेक वेदर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू इज 0 इन द ऑप्टिमल टेबल। जो फाइनल टेबल अपना मिल जाएगा वहाँ पे अपने को क्या चेक करना है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू अपने को 0 मिली है कि नहीं मिली है। अगर अपने को वैल्यू 0 मिली है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, तो हम क्या बोलेंगे, इफ़ यस देन गो टू फेज 2। तो यहाँ पे अगर फेज मतलब यहाँ पे अगर वैल्यू हमें 0 नहीं मिलती है तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इफ़ नो देन जस्ट कंक्लूड दैट दिस प्रॉब्लम डज नॉट हैव एनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इफ एस then in phase second after finding the optimal table, from the optimal table we have to proceed phase 2 by replacing the original value of objective function। ठीक है, तो चलिए ये जो पॉइंट है हम अभी एग्जाम्पल थ्रू में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखिए, अपना जो एग्जाम्पल है वो कौन से टाइप का है, मिनिमाइजेशन टाइप का है। देखिए, जो एग्जाम्पल रहेगा, जो ये क्या रहता है, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइदर
मिनिमाइजेशन टाइप का रहेगा या फिर मैक्सिमाइजेशन टाइप का रहेगा। अपने इस एग्जांपल में हम कौन सा वाला एग्जांपल देखने वाले हैं, मिनिमाइजेशन टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है एग्जांपल, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 10x1 प्लस 6x2 प्लस 2x3 सब्जेक्ट टू, अभी देखिए फर्स्ट कंस्टेंट क्या है यहाँ पे, -x1 प्लस x2 प्लस x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सेकंड कंस्टेंट देखिए 3x1 प्लस x2 माइनस x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। और x1 x2 x3 दे आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो कंस्टेंट दिए हैं और दोनों भी कंस्टेंट कौन से टाइप के हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप के हैं। यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सरप्लस वेरिएबल को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और आर्टिफिशियल वेरिएबल हमें इस कंस्टेंट्स में ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है अपना, ये जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हम कैसे लिखेंगे, कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं इसको, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 10x1 प्लस 6x2 प्लस 2x3 सब्जेक्ट टू, अभी देखिए फर्स्ट कंस्टेंट को कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए ये जो सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको हमें क्या करना है, अभी इक्वलिटी साइन में कन्वर्ट करना है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना बोलते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -x1 प्लस x2 प्लस x3, अभी कौन से टाइप का कंस्टेंट है ये, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सरप्लस वेरिएबल को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, -s1 प्लस a1 इज इक्वल टू क्या, 1। सेकंड कंस्टेंट कैसे लिख सकते हैं, 3x1 प्लस x2 माइनस x3 माइनस s2 प्लस a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, where x1 x2 x3 s1 s2 a1 और a2 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिख लिया। अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, दो सरप्लस वेरिएबल लिए हैं और दो आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए। तो हम कैसे इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कैसे लिखेंगे, जो अपने सरप्लस वेरिएबल है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखेंगे विथ 0 कोएफिशिएंट। तो हम कैसे लिखेंगे, प्लस 0s1 प्लस 0s2, और यहाँ पे जो आर्टिफिशियल वेरिएबल लिखे वो विथ 1 कोएफिशिएंट हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि प्लस a1 प्लस a2, ठीक है। तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखिए ये जो स्टेप लिखा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा, नाउ वी हैव टू ऐड वैल्यूज़ इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू गिव 0 वैल्यू। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा 0s1 0s2, और देखिए फॉर आर्टिफिशियल वेरिएबल वैल्यू इज़ 1। तो हम मैंने यहाँ पे क्या लिखा, a1 प्लस a2। तो इस तरीके से ये क्या हो गया अपना कैनोनिकल फॉर्म में, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप अपना क्या रहेगा, for next step take first and second constant as it is, and when we take objective function take only the artificial variable. This is called as the revised objective function. अभी फेज 1 कर लिखना है आपने को, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ही लेंगे। मिनिमम z इज इक्वल टू a1 प्लस a2, सब्जेक्ट टू, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी हमें क्या करना है, इनिशियल टेबल बनाना है। तो चलिए अभी टेबल बनाते हैं। तो देखिए ये क्या है अपना फेज़ 1। तो फेज़ 1 में हमें क्या बनना है, रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है अपना, उसके लिए अभी हमें क्या बनाना है, यहाँ पे इनिशियल टेबल बनाना है। रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है अपना, मिनिमाइज z इज इक्वल टू a1 प्लस a2, ठीक है। यहाँ पे x1 x2 x3 s1 s2 कुछ भी नहीं है, तो उसकी वैल्यूज हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और सिर्फ a1 और a2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, उसका कोएफिशिएंट 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए cj क्या होता है,
कोएफिशिएंट होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, और BV यानी कि बेसिक वेरिएबल्स। तो अपने पास बेसिक वेरिएबल्स क्या क्या है, x1 x2 x3 s1 s2 a1 a2, ठीक है। और यहाँ पे जो अपने दोनों कंस्टेंट जो थे उनके कोएफिशिएंट अपने को यहाँ पे लिखना है। देखिए जो अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वहाँ पे जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स है वही हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए a1 और a2 का कोएफिशिएंट क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, 1 1। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 1 1। और बाकी की वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। अभी देखिए जो अपना फर्स्ट कंस्टेंट है उसकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल में। देखिए x1 का कोएफिशिएंट क्या है, -1, x2 का 1, x3 का 1, s1 का -1, a1 का 1, और सॉल्यूशन क्या है, 1। -1 1 1 -1, s2 नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, a1 है तो 1, a2 नहीं है तो 0। सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे, 1, ठीक है। ये लिख लिया हमने फर्स्ट कंस्टेंट के लिए। अभी देखिए सेकंड कंस्टेंट, x1 का कोएफिशिएंट क्या है, 3, x2 का 1, x3 का -1, s2 का -1, a2 का 1, बाकी s1 का क्या लिखेंगे, 0, और a1 का 0। तो इस तरीके से हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, फर्स्ट कंस्टेंट और सेकंड कंस्टेंट की कोएफिशिएंट लिख के लिए। जेरजे की वैल्यू हम कैसे लिखाते हैं, देखिए 1 × -1 + 1 × 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए -1 + 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। अभी देखिए 1 × 1 कितना आ जाएगा, 1, + 1 × 1 कितना आ जाएगा, 1, यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यहाँ पे देखिए 1 + -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अभी देखिए उसके बाद में हमें क्या निकालना है, जेरजे। अभी देखिए उसके बाद में हमें क्या निकालना है, CJ - जेरजे की वैल्यू निकालनी है। तो CJ की वैल्यू यहाँ पे ऊपर दिया है और जेरजे यहाँ है, ठीक है। तो 0 - 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, -2, 0 - 2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -2, 0 0 0 -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, 0 -1, तो यहाँ पे भी आ गया 1 1 -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ पे देखिए 1 - 1 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, CJ - जेरजे। अभी देखिए हमें क्या करना है, ऑप्टिमेलिटी की कंडीशन यहाँ पे चेक करनी है। तो ऑप्टिमेलिटी की कंडीशन क्या होती है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, नाउ चेक फॉर ऑप्टिमेलिटी कंडीशन फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। देखिए क्या होना चाहिए, ऑल CJ - जेरजे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन अपना जो सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, हमने जो अपना इनिशियल टेबल निकाला है वहाँ पे CJ - जेरजे की वैल्यू अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ ऐसे जो क्या मिल रहे हैं, हमें नेगेटिव मिल रहे हैं। लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग वो वैल्यू सब वैल्यू हमें क्या मिलने चाहिए थे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलने चाहिए थे। यानी कि हम यहाँ पे ऑप्टिमैलिटी तक नहीं पहुँच रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आगे प्रोसीड करने के लिए अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो वैल्यूज़ हमने निकाले हैं CJ - जेरजे, यहाँ पे हमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हमें 2 वैल्यूज़ मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप रैंडमली आइदर दिस और दिस आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं फर्स्ट ये जो -2 है इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया अपना की कॉलम हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे देखिए की रो अपने को सिलेक्ट करना है। तो की रो सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में से हमें मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी अपनी, ये है, ठीक है। तो अभी हम कौन से रो में आ रहा है, यहाँ पे देखिए सेकंड रो में आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर रो को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू सिलेक्ट की। तो ये क्या हो गया अपना की कॉलम, और यहाँ पे मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमने सिलेक्ट की, तो ये क्या हो गया अपना की रो। और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, की एलिमेंट। तो की एलिमेंट की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आ गई, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे A2 क्या हो गया अपना लिविंग वेरिएबल हो गया और x1 क्या हो गया अपना एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे A2 जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 आ जाएगा। देखिए ये जो फर्स्ट रो था वहाँ पे हमने मेंशन किया R1 और जो सेकंड रो था उसको हमने मेंशन किया एज अ R2, R1 R2। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1 इज़ अपना एंटरिंग वेरिएबल और A2 ये क्या है लिविंग वेरिएबल। अभी नया इटरेशन 1 बनाना है, नया टेबल बनाना है, तो उसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, नए वाले वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे फॉर रो R3 और R4। अभी देखिए जो नया वाला रो रहेगा अपना R3, वहाँ पे हम जो अपने न्यू एंटरिंग वेरिएबल है, कौन सा है अपना एंटरिंग वेरिएबल x1, तो उसके लिए वैल्यूज़ निकालना। तो वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे हम, ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। अभी देखिए की एलिमेंट क्या हो गया अपना 3। ठीक है, तो अभी नए इटरेशन में अभी हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इटरेशन 1 का टेबल बनाया है। तो बेसिक वेरिएबल जो थे अपने x1, x2, x3, s1, s2, अभी यहाँ पे क्या था A2 लिविंग था, इसलिए मैंने यहाँ पे A2 का कॉलम नहीं लिया है, सिर्फ मैंने A1 तक ही लिया है। ठीक है, तो A1 का अपना जो बेसिक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, रिवाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वहाँ पे सिर्फ क्या लिया है हमने, आर्टिफिशियल वेरिएबल लिया है। तो यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, और बाकी के जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा अपने को, R3 में क्या है अपना एंटरिंग वेरिएबल है, कौन सा अपना एंटरिंग वेरिएबल x1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपना A2। ठीक है, अभी देखिए जो अपना रिवाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वहाँ पे x1 का कोएफिशिएंट क्या है 0 और A2 का क्या है 1। अभी देखिए जो अपने नए वाले वेरिएबल है एंटरिंग वेरिएबल x1, उसके लिए अभी हमें वैल्यूज़ निकालनी है। तो कैसे निकाले वैल्यू, ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। की एलिमेंट क्या है अपना 3, ओल्ड वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए वैल्यू कैसे आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि ओल्ड वैल्यू क्या है 3 और की एलिमेंट की वैल्यू क्या है 3, यानी कि यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा 1। 1 डिवाइडेड बाय 3, नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3, 0 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 0, उसके बाद में आ जाएगा -1/3, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, ये वैल्यूज़ किसके लिए निकाले हमने, जो अपना नया वाला एंटरिंग वेरिएबल था उसके लिए। अभी देखिए हमें क्या निकालना है, जो अपना नया वाला वेरिएबल है A2, उसके लिए वैल्यूज़ अभी निकालनी। तो उसके लिए फार्मूला क्या रहेगा, देखिए कौन से रो के लिए, R4 के लिए। तो देखिए फार्मूला क्या रहेगा, ओल्ड वैल्यू माइनस की कॉलम वैल्यू इंटू R3। अभी R3 के लिए हमने तो वैल्यूज़ निकाल लिए। देखिए R3 के लिए वैल्यूज़ क्या क्या मिले अपने को, 1, 1/3, -1/3, 0, -1/3, 0 और सॉल्यूशन में क्या है 2/3। ठीक है, तो अभी A2 के लिए वैल्यूज़ निकालने हैं। सॉरी यहाँ पे A2 नहीं है, यहाँ पे क्या है A1 है, A1, क्योंकि A2 तो यहाँ पे लीव हो गया है। तो यहाँ पे नया वाला वेरिएबल कौन सा अपना A1। अभी देखिए ओल्ड वैल्यूज़ क्या क्या है यहाँ पे, -1, 1, 1, -1, 0, 1, A2 तो नहीं रहेगा अभी। ठीक है, और सॉल्यूशन में क्या रहेगा 1। तो ये क्या होगी अपनी ओल्ड वैल्यूज़। तो फार्मूला क्या है अपना, ओल्ड वैल्यू माइनस की कॉलम वैल्यू। ठीक है, अभी देखिए ये क्या है, हो गई अपनी ओल्ड वैल्यूज़ और की कॉलम वैल्यू कौन से आ गए, ये देखिए ये कॉलम है ना, तो कॉलम की वैल्यू क्या है अपने पास -1 है। ठीक है, तो ओल्ड वैल्यू कैसे आएगी -1 की कॉलम वैल्यू क्या आ जाएगी -1 इंटू R3 की वैल्यू, R3 की वैल्यू क्या है 1। आ गया समझ में। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे पुट करना है। देखिए मैं कैलकुलेट करके दिया है यहाँ पे। R4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओल्ड वैल्यू माइनस की कॉलम वैल्यू इंटू R3। अभी ओल्ड वैल्यू क्या है यहाँ पे -1। आप देखिए एक एक करके यहाँ पे देख लीजिए, -1, 1, 1, -1, 0 और 0। तो यहाँ पे वो ओल्ड वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और की कॉलम वैल्यू क्या है अपने पास -1 है और इंटू R3 की वैल्यू, R3 की वैल्यू हमने जो निकाली यहाँ पे 1, 1/3, -1/3, तो वही वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट की है। तो देखिए ये पहली वाली वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने पास, -1 + 1 = 0। यहाँ पे क्या आएगा
1 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/3, तो ये कितना आ जाएगा 1 + 1/3, तो ये क्या आ जाएगा 3 + 1 / 3 यानी कि 4/3। तो इस तरीके से ये नए वाले वैल्यूज़ निकाल लिया हमने R4 के लिए। अभी यही वैल्यूज़ हम क्या करेंगे यहाँ पे अपने टेबल में लिख के लेते हैं R4 रो में। पूरे कैलकुलेशन किया हुआ है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ये सारे वैल्यूज़ आप देख सकते हो और खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखा। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्या निकालना है, ZJ की वैल्यू निकालनी। तो ZJ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस वैल्यू दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 और ये भी 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। अभी देखिए ये क्या है, ये 0 हो जाएगा और 1 × 4/3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3। ये कितना आ जाएगा 0 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगी वैल्यू 5/3। ठीक है, ये क्या किया हमने, ZJ निकाला। अभी हमें क्या निकालना है, CJ - ZJ। CJ की वैल्यू ऊपर दिया है और ZJ यहाँ पे अपने पास है। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, CJ - ZJ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है, CJ - ZJ की वैल्यू निकाली है। अभी हम क्या करेंगे, फिर से ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए कंडीशन क्या है, नाउ अगेन चेक फॉर ऑप्टिमैलिटी। फॉर मिनिमाइजेशन टाइप के लिए क्या होता है, CJ - ZJ की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन आप इटरेशन 1 के टेबल में देख सकते हो कि यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ है वो क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, यानी कि हम यहाँ पे ऑप्टिमैलिटी कंडीशन तक नहीं पहुँचे। तो अगेन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फिर से हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे लिविंग वेरिएबल निकालना पड़ेगा और एंटरिंग वेरिएबल निकालना पड़ेगा। तो देखिए लिविंग वेरिएबल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोस्ट निगेटिव वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट निगेटिव वैल्यू कौन सी है, -4/3। ठीक है, कौन से वेरिएबल के लिए है, x2 के लिए। तो हम क्या करते हैं, अभी x2 को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ये क्या हो गया अपना की कॉलम। अभी देखिए हमें क्या सिलेक्ट करना है, की रो सिलेक्ट करना है। तो की रो में सिलेक्ट करने के लिए क्या होता है, हमें मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू को सिलेक्ट करना रहता है। तो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी अपने पास, 5/3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। अभी x2 क्या हो गया, अभी अपना एंटरिंग वेरिएबल हो गया और A1 क्या हो गया, अपना लिविंग वेरिएबल। ठीक है, देखिए अभी नया वाला जो अपना एंटरिंग वेरिएबल रहेगा x2, तो उसकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं हम, एंटरिंग वेरिएबल क्या है x2, लिविंग वेरिएबल क्या है A1। तो न्यू वैल्यूज़ फॉर एंटरिंग वेरिएबल कौन से रो में लिखने वाले हम, R5 में। तो कैसे लिखेंगे, ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। की एलिमेंट की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 4/3। और ओल्ड वैल्यू देखिए, ओल्ड वैल्यू क्या क्या है यहाँ पे, 0, 4/3, 2/3, -1, -1/3, 1 और ये 5/3। अभी यहाँ पे तो मतलब ये वाला कॉलम तो हम यहाँ पे लेंगे ही नहीं, क्योंकि अपना जो, क्योंकि ये A1 क्या है, अभी लिविंग है। तो हम कौन कौन से वेरिएबल लेंगे, x1, x2, x3, s1, s2, बस इतने वेरिएबल हम नए इटरेशन में लेने वाले हैं। और अभी देखिए हमें एंटरिंग वेरिएबल के वैल्यूज़ निकालने, तो ये ओल्ड वैल्यूज़ लेंगे, 0, 4/3, 2/3, -1, 1/3, -1/3 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा अपना की एलिमेंट। की एलिमेंट की वैल्यू क्या है, 4/3। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे वैल्यूज़ निकाल के लिए हैं। 0 डिवाइडेड बाय 4/3 कितना आ जाएगा, 0। 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 कितना आ जाएगा, ये 1। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ओल्ड वैल्यू क्या है, 2/3 और की एलिमेंट की वैल्यू क्या है, 4/3, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2। इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरे वैल्यूज़ निकाल के लिए हैं। आप चाहो तो आप वीडियो पॉज करके ये सारे वैल्यूज़ आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाली है ये R5 रो के लिए वैल्यूज़। अभी देखिए नेक्स्ट वेरिएबल कौन सा अपना, अभी नए वाले वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे अपने को x1 वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, रो 6 के लिए ओल्ड वैल्यू माइनस की कॉलम वैल्यू इंटू R5। R5 की वैल्यूज़ कौन सी आएंगी, ये जो हमने अभी नए वाले वैल्यूज़ निकालने हैं, 0, 1, 1/2, -3/4, -1/4 और 5/4, ये वैल्यूज़ क्या आ जाएगी अपनी R5 की वैल्यूज़।
और की कॉलम की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, अभी अपने को मतलब ए वाले रोज़ के लिए नए वाले वैल्यूज़ निकाले, तो की कॉलम की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/3। हर एक वैल्यू के लिए क्या है की कॉलम की वैल्यू 1/3। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके दिया है। ओल्ड वैल्यू देखिए क्या क्या है, 1, 1/3, -1/3, 0, -1/3 और 2/3। ये क्या होगी ओल्ड वैल्यूज़। तो देखिए 1, 1/3, -1/3, 0, -1/3 ये ओल्ड वैल्यूज़ है। कि कॉलम की वैल्यू क्या है अपने पास 1/3, तो ओल्ड वैल्यू लिख लिए, माइनस की कॉलम वैल्यू क्या है 1/3 और R5 के नए वाले वैल्यूज़ जो मैंने यहाँ पे लिख के है। तो इस तरीके से अभी अपने को क्या करना है, इटरेशन 2 में ये सारे वैल्यूज़ अभी लिखने हैं। यहाँ पे मैंने अपने बेसिक वेरिएबल्स लिख लिए, x1, x2, x3, s1, s2। पहला वाला जो अपना टेबल था वहाँ पे a2 लीव हुआ था, अभी के इटरेशन टेबल में a1 लीव हुआ है, तो उसको वो कॉलम में हमने अभी ऐड किया ही नहीं है, ठीक है। और जो वेरिएबल्स है उनका कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 0 है। कहाँ पे, अपना जो रिवाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वहाँ पे, ठीक है। x2 का कोएफिशिएंट क्या है 0, x1 का क्या है 0, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिख लिए 0। अभी देखिए R5 के नए वाले वैल्यूज़ निकाले हमने, R5 और R6, तो ये नए वाले वैल्यूज़ अभी हम क्या करते हैं इटरेशन 2 में लिख के लेते हैं। तो देखिए ये हो गया अपना अभी इटरेशन 2 का टेबल। यहाँ पे कौन से वेरिएबल आएंगे x2 और x1। x2 का कोएफिशिएंट क्या है इन रिवाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन 0 और x1 का 0। और यहाँ पे भी अभी मतलब a1 जो वेरिएबल था अपना आर्टिफिशियल वेरिएबल वो क्या हो गया अभी रिमूव हो गया। यहाँ पे कौन से वेरिएबल बचे हैं x1, x2, x3, s1, s2 और उनके कोएफिशिएंट क्या है इन रिवाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन 0 है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अभी जो नए वाले वैल्यूज़ निकाले हैं वो यहाँ पे मैंने फिल कर दी, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या निकालना है ZJ निकालना है। उसके बाद में हमें क्या निकालना है CJ माइनस ZJ निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे CJ की वैल्यूज़ दिए हुए हैं और यहाँ पे ZJ की वैल्यूज़ है। अगर आप CJ माइनस ZJ करते हो, CJ माइनस ZJ, तो यहाँ पे भी हमें क्या वैल्यू मिल रहा है अभी, ऑल वैल्यूज़ हमें क्या मिल रहा है ज़ीरोज़ मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्टिमलिटी की कंडीशन देखते हैं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, तो वहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि ऑल CJ माइनस ZJ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी हम यहाँ पे क्या है ऑप्टिमलिटी कंडीशन तक पहुँच गए हैं। अभी देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है, एट द एंड ऑफ फेज 1 चेक वेदर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू इज 0 इन ऑप्टिमल टेबल। ये क्या है अपना ऑप्टिमल टेबल है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वो क्या आने चाहिए 0 आने चाहिए। तो वहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या अपने फेज 1 में, यस कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहाँ पे देखिए ऑल वैल्यूज़ हमें क्या मिल रहे हैं 0 मिल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू इज 0 इन द ऑप्टिमल टेबल, तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो अभी देखिए हमें क्या करना है, इटरेशन 2 में क्या लिखा है, इटरेशन 2 क्या है इज ऑप्टिमल टेबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू ऑल आर 0 है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी फेज 2 को सॉल्व करना है। तो फेज 2 में क्या करेंगे हम, इन फेज 2 टेक ऑल वैल्यूज़ एक्सेप्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए क्या किया हमने x1, x2, x3, s1, s2 जो अपने इटरेशन 2 में जो वैल्यूज़ थे वो सब वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिखे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो अपने वेरिएबल्स है x1, x2 और यहाँ पे मतलब ये जो अपने वेरिएबल्स है उनका यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ओरिजिनल कोएफिशिएंट लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे, जो मेन अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वहाँ से लिखेंगे। देखिए अपना मेन ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था 10x1 + 6x2 + 2x3। x1 का कोएफिशिएंट क्या है 10, x1 का कोएफिशिएंट क्या है 10, x2 का 6, x3 का क्या है 2 और s1 का 0, s2 का 0 है, ठीक है। सेम कोएफिशिएंट हम x2 और x1 के लिए लिखेंगे यहाँ पे। मतलब देखिए फेज 1 में क्या किया हमने, आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव किया है और ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होगी कि यहाँ पे जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या आने चाहिए, सब 0 आने चाहिए। अभी हम फेज 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फेज 2 में क्या होता है, हमको ओरिजिनल जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहता है उसके वैल्यूज़ हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो जितने भी वेरिएबल्स थे उनके हमने क्या किया, यहाँ पे कोएफिशिएंट लिख के लिए है, ठीक है।
अभी हम क्या करेंगे, फिर से ऑप्टिमलिटी कंडीशन चेक करेंगे। तो देखिए ये टेबल में वैल्यूज़ पुट के उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, ZJ निकालेंगे। उसके बाद में क्या करना है, CJ माइनस ZJ निकालना है। तो CJ की वैल्यू तो यहाँ पे दिया है, ZJ अभी हमने निकाला। तो देखिए CJ माइनस ZJ की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं इन फेज 2 तो सब वैल्यूज़ हमें क्या मिल रहे हैं, पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखिए क्या बोलेंगे, नाउ चेक फॉर ऑप्टिमलिटी। ऑप्टिमलिटी अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्टिमलिटी की कंडीशन अभी फुलफिल हो रही है, क्योंकि हमें सब वैल्यूज़ क्या मिल रहे हैं, 0 और पॉजिटिव। तो देखिए ये क्या हो गया अपना अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या वैल्यू मिली उसकी, 10। द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज़ 10। कैसे आ गई 10, 6 × 5/4 प्लस 10 × 1/4। कैलकुलेशन करने के बाद वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो ये क्या होगी अपनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन की वैल्यू। तो देखिए Z क्या आ जाएगी, 10। x1 की वैल्यू कौन सी लेंगे हम, x1 की वैल्यू हम सॉल्यूशन में से उठाते हैं, ये वाली वैल्यूज़ नहीं लेते, सॉल्यूशन में से लेना है। x1 की वैल्यू क्या है, 1/4, और x2 की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 5/4, और x3 नहीं है तो x3 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया अपना सॉल्यूशन और x1, x2, x3 की वैल्यूज़। अगर अपने को वेरीफाई करना है तो जो अपना मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें हम ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करके देखते हैं। तो देखिए मिनिमम Z = 10 x1 + 6 x2 + 2 x3। तो 10, तो ये कितना आ जाएगा, 10/4 + 30/4 + 0। तो ये देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर हम क्या कर 10 + 30/4 यानी कि 40/4 यानी कि 10 आ गया। तो देखिए यहाँ का सॉल्यूशन और यहाँ का सॉल्यूशन दोनों क्या है, सेम है, यानी कि अपना आंसर करेक्ट है। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे 2 फेज सिंप्लेक्स मेथड को यहाँ पे आपके लिए सॉल्व करके एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कहीं पे भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।